विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे बहुत सारे किसान जो है वो खेती किसानी से जुड़े हैं और खेती किसानी हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और इसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि बिलों को अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये 3 नए कृषि बिल क्या हैं, मैं आइए जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारा पहला बिल है किसान उपज वाणिज्य और व्यापार बिल, हमारा दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु बिल और हमारा तीसरा बिल है कृषि सेवा बिल। इन तीनों बिलों का सार ये है कि हमारे जो किसान हैं वो मन मुताबिक किसी भी मंडी में अपनी उपज को, अपनी फसल को उचित दामों पर बेच पाएंगे। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था थी उसे भी वैसे की वैसे ही रखा गया है और साथ ही साथ हमारे किसान जो है वो अनुबंध खेती भी कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 3 नए कृषि बिल है ये हमारे किसानों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है, ताकि हमारे किसान और भी ज़्यादा समृद्ध बन सके, और भी ज़्यादा संपन्न बन सके, और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तो बात थी हमारे 3 नए कृषि बिलों की। और आइए चलते हैं कृषि दर्शन में आज के विषय के बारे में बात करते हैं कि हमारा आज का विषय क्या है। और आज कार्यक्रम में हम जानेंगे बीजीय मसाला फसलों में सूक्ष्म जीवों के योगदान के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जीरा, सौंफ, अजवाइन इत्यादि ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो बीजीय मसाले कहलाते हैं। और ये मसाले जो है ना केवल भोजन को अच्छा स्वाद देते हैं बल्कि एक अच्छी सुगंध भी प्राप्त देते हैं और ये हमारी सेहत को भी बरकरार रखते हैं। जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का विषय जो है वो बीजीय मसालों से संबंधित है। लेकिन इन बीजीय मसालों में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सूक्ष्म जीव जो है वो भी बीजीय मसाला फसलों में एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारी फसल को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर BK मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी, अजमेर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव हमारे कृषि पर और हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ रहा है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध और असीमित अनुचित अनुप्रयोग के कारण हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति घट रही है और साथ ही साथ हमने ये पाया है कि हमारी जो उत्पादकता है उस पर भी निरंतर उसका दुष्प्रभाव दिख रहा है। इन बातों के मद्देनज़र आप जानते ही हैं कि आजकल जैविक उत्पादों और जैव उर्वरकों का ज़्यादा ही हमें शब्द सुनाई दे रहा है। इस विषय में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जैव उर्वरक क्या हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव हैं प्रकृति से निकाले गए, जिनका कि बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है हमारी उपज पर यदि हम उन्हें मिट्टी में उनके साथ प्रयोग करें। मुख्यतः जैव उर्वरक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जिसमें कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, अथवा अजोला खाद के रूप में भी कहीं कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं ये। और दूसरे होते हैं फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसमें कि बैसिलस आता है और सीडोमोनास हैं और कुछ अन्य बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास जो अन्य सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक के लिए है या पोटेशियम के लिए है, उनके लिए भी कुछ जीवाणु खाद उपलब्ध हैं बाज़ार में। अब बात आती है कि हमें इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या बातें हैं। और हम अगर बीजीय मसाला फसलों की बात करें तो बीजीय मसाला फसलों में हम कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजीय मसाला फसलों में मुख्यतः मेथी या नागौरी मेथी जिसको कहते हैं और कसूरी मेथी जिसका नाम है, 2 तरह की मेथी है। मेथी की फसल के लिए राइजोबियम का टीका या कल्चर जिसे हम कहते हैं वो उपलब्ध है, होता रहता है।
और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके पौधों को उनकी उपलब्धता के अनुरूप अमोनिया में बदल के जड़ों को पौधों की जड़ों में पहुंचाता है। अब राइजोबियम अलग अलग दलहनी फसलों तिलहनी फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, और जैसे मटर, चना, सोयाबीन और मूंगफली सबके अलग अलग राइजोबियम कल्चर हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी फसल क्या है। लेकिन अगर हम बीजे मसालों में मेथी के लिए हमारा जो राइजोबियम कल्चर है उसका नाम है मीजो राइजोबियम साइसेरी, और या फिर हम इसको सिर्फ राइजोबियम टीका के नाम से भी इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो है एजोटोबैक्टर हमारे बीजीय मसालों में मेथी को छोड़ के जितने भी फसलें हैं जैसे धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इन सभी में हम इसको नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में हम एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम का प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम दोनों ही स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं मृदा में, अर्थात ये जड़ों में गांठें नहीं बनाते हैं जैसा कि राइजोबियम और मेथी में आपने देखा होगा। अब उसके बाद फास्फोरस विलेयकारी जो जीवाणु हैं उनमें बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस मेगाटेरियम और सीडोमोनास के कुछ प्रजातियां हैं जो कि विशेषकर लाभकारी पाई गई हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थानों में, राज्य सरकार के कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों में आजकल जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या जिंक विलयकारी जीवाणुओं और पोटेशियम विलयकारी जीवाणुओं का भी बायो फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो रहा है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें आजकल जो हमारा कृषि प्रणाली है जिसमें हम अधिक उपज के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम पोषक तत्वों की आपूर्ति उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कर पा रहे हैं, और यूरिया, पोटास, डीएपी जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं उनसे उनकी पूर्ति तो हो रही है, लेकिन मिट्टी में उनकी जो उपलब्धता है वो उतनी पौधों को सुनिश्चित नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को विशेषकर बताना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में कि जो भी हम पोटास या फास्फोरस का खाद मृदा में प्रयोग करते हैं उसका 60 से 70% पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। वो मिट्टी में ही फिक्स हो जाते हैं। फिक्स हो जाते हैं मतलब कि वो अनुपलब्ध हो जाते हैं, पौधों की जड़ें उनको अवशोषित नहीं कर सकती हैं, और जो अवशोषित नहीं होने का कारण है कि वो जल में घुलनशील नहीं रहती हैं। तो जो अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक हमने रासायनिक तौर पे डाला भी है, फिर भी वो पौधों को नहीं उपलब्ध हो पाता है। इस श्रेणी में हमारे जो पीएसबी या जिसको हम फास्फोरस विलयकारी जीवाणु, जिंक विलयकारी जीवाणु और पोटेशियम विलयकारी जीवाणुओं का जब हम खाद इस्तेमाल करते हैं या बायो फर्टिलाइज़र खेतों में, तो इनकी उपलब्धता पौधों को सुनिश्चित हो जाती है। तो इसका हमें आजकल ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हमें राइजोबियम टीका और एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइलम के कल्चर से ही काम करना पड़े, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। अब बात आती है कि हम इसके अलावा एक फफूद भी है जो इसको हम माइकोराइजा या वैम कल्चर के नाम से भी बाज़ार में मिलता है, और किसान इसको सभी फसलों में, दलहनी हो, हमारी मसाला फसलें हो या अन्य अनाज वाली बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसालों में खासकर इसका इस्तेमाल हम जो धनिया है, जीरा है, सौंफ है और दिल या सोवा जिसको कहते हैं, जिनकी अवधि ज़्यादा है, उन फसलों में ये बहुत लाभकारी पाया गया है। तो इस तरह से ये फास्फोरस विलयकारी और इन जीवाणुओं के बाद अगर हम दूसरे एक विशेष प्रकार के हैं जिनको हम पीजीपीआर या पादप वृद्धि कारक बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। जो पीजीपीआर है वो कुछ ऐसे तत्वों का उत्पादन करते हैं जो पौधों की जड़ों में पहुंचकर उनको हार्मोन्स और विटामिन्स प्रदान करते हैं, जिससे कि पौधों की बढ़वार या पैदावार बढ़ेगी। और कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया है कि इन पीजीपीआर के इस्तेमाल से पौधों में अंकुरण की क्षमता बढ़ी है और अंकुरण का दर भी बढ़ा है, जिससे कि शुरू में पौधे को ज़्यादा मात्रा में उनका अंकुरण होता है और वो मिट्टी में अच्छी तरह से उग पाते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, आजकल आपने सुना है कि बहुत सारे जैसे डिकम्पोजर के कल्चर भी आ रहे हैं, जिसमें आजकल टीवी पे, सोशल मीडिया में पूसा डिकम्पोजर है, या गाज़ियाबाद में जो जैविक कृषि जैविक अनुसंधान केंद्र है गाज़ियाबाद का, उसके भी डिकम्पोजर आ रहे हैं। तो इन डिकम्पोजर को भी हम
बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी देसी खाद हमने खेत में डाली है या कंपोस्ट डाला है, उनको वो बहुत जल्दी उनका विघटन करके पौधों को उनके तत्व प्रदान करने में सहायता करता है। अब बात आती है हमको इस्तेमाल करना कैसे है इन जीवाणुओं का। तो आप जैसे जानते हैं कि मसालों में बीज उपचार विधि और पौधा या जड़ रोपण उपचार विधि और मृदा उपचार विधि, ये 3 मुख्य विधियां हैं जो कि बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरकों के इस्तेमाल की हैं। बीज उपचार के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र है जैसे राइजोबियम, पीएसबी, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, जो हमारा एक पैकेट है अगर वो ठोस अवस्था में है तो 200 से 250 ग्राम का एक पैकेट होता है, जो कि 1 एकड़ बीज के लिए पर्याप्त होता है। 1 एकड़ में हमारी जो भी बीज की मात्रा है उसके लिए पर्याप्त है। और उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ग्राम गुड़ का घोल बनाना है और उस गुड़ के घोल को ठंडा करके पहले गर्म करना है, फिर ठंडा करके उसमें हमारा जो पैकेट है वो अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर उसको हमारे बीज जो है उसको फैला के उस पर छिड़काव करना है इस तरह से कि वो बीज पूरी तरह से उन बायो फर्टिलाइज़र से उसका आवरण उस पर चढ़ जाए। और ये सारा कार्य हमको छाया में करना है और छाया में ही सुखाना है। और इस बीज उपचार के तुरंत बाद हमको आवश्यकता अनुसार खेत में बुआई कर देनी चाहिए। दूसरा तरीका है पौध या जड़ के उपचार की विधि। इसमें क्या है कि जिनका हम नर्सरी से पौधे लेते हैं और उनका प्रत्यारोपण करते हैं या रोपण करते हैं, जैसे कि अगर मसालों की बात करें तो सौंफ है और सेलरी या अजमोद है, तो इनकी हम नर्सरी उगाते हैं और फिर उन नर्सरी के पौधों को निकाल लेते हैं और उसके लिए हम 5 से 10 लीटर पानी का घोल बनाते हैं। उस घोल में हम 500 ग्राम हमारा बायो फर्टिलाइज़र का पैकेट उसमें घोल लेते हैं और इन पौधों के जड़ों को उसमें 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखते हैं और फिर उसको हम खेत में उसका रोपण कर देते हैं। तीसरी विधि है मृदा उपचार की विधि। मृदा उपचार विधि बहुत ही अच्छी है, आसानी से हो जाती है। उसमें क्या करना है, आपको 5 से 10 किलो आपको बायो फर्टिलाइज़र लेना है और कोशिश करें कि 80 से 100 किलोग्राम आपका कंपोस्ट उसमें मिला लें। बहुत अच्छी तरह से मिला के और उसको 12 से 15 घंटे या 24 घंटे के लिए उसको रख देते हैं। फिर उसको खेत में छिड़काव करके बुआई से पहले और फिर बुआई हम कर सकते हैं। ये हो गई उपचार की विधि। अब हम अगर देखते हैं कि हमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म तत्वों के जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र उनका सामूहिक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उपज जो है वो 15 से 25% तक बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो हमने रासायनिक अगर उर्वरकों का इस्तेमाल किया है तो उनकी मात्रा भी जो संस्तुत मात्रा है उससे हम 25% उसमें कमी करके भी हम उतना ही उत्पादन पा सकते हैं। और इसके साथ हमारे मृदा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है और मृदा के अंदर जो कार्बनिक तत्व है उसकी ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए कि सबसे पहली सावधानी है कि हम जो भी जैव उर्वरक इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें उसकी एक्सपायरी डेट या अंतिम प्रयोग की तिथि अवश्य देखें। दूसरी बात है कि हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में बहुत सुनिश्चित कर लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उच्च गुणवत्ता वाले जैसे सरकारी संस्थानों से या कोई प्राइवेट संस्था है उस गुणवत्ता का ही जैव उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि हमें इस बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक को हमेशा धूप से बचा के रखना है और इसको हमेशा छाया और नमीदार स्थानों पर ही इसका भंडारण करना है। और उपलब्धता के विषय में यह है कि आपको कृषि राज्य के कृषि विभाग से और केंद्र सरकार के उपकरणों से और कुछ प्राइवेट एजेंसियों से और इफ़को जैसे क्रिप्को, इफ़को, इनसे भी आपको बायो फर्टिलाइज़र का पैकेट मिल सकता है। और कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक हमारे बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके और रासायनिक खादों को कम से कम इस्तेमाल करके हम अपने उपज और स्वास्थ्य का दोनों का ही संरक्षण कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। और जाते जाते बस यही कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे आज्ञा। अगली बार फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।